हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट में। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ अध्याय 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, इसको पढ़ेंगे। ठीक है, और अपने लोग जो पढ़ रहे हैं वो NEP 2020 जो नई शिक्षा नीति आई है उसके अकॉर्डिंग सिलेबस को कवर कर रहे हैं 2023-24 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो चलिए, हमारा पहला टॉपिक है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है। तो देखिए, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होते हैं। ठीक है, तो ये कहती है हमारी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है, तो इसको चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। उससे पहले हम दो टर्म को सीख लेते हैं। एक तो है आपका भाज्य संख्या और एक है अभाज्य संख्या। यहाँ से भी आपका 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जो आपके बोर्ड एग्जाम में MCQ क्वेश्चंस आते हैं 20 नंबर के। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पर भाज्य संख्या की, ठीक है, तो भाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो जाती है उससे हम बोलते हैं भाज्य संख्या। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12 ... सो ऑन। ठीक है, अगर मैं बात करूं अभाज्य संख्या की, अभाज्य संख्या क्या होती है? तो अभाज्य संख्या जस्ट अपोजिट होती है भाज्य संख्या की। तो ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित ना हो उन्हें हम भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे 2, 3, 5, 7 ... सो ऑन। ठीक है, ये हमारी सभी क्या हैं? अभाज्य संख्या है। अब देखिए, यहाँ पर भाज्य संख्या मैंने क्या बताया, जैसे 4 है आपका। ठीक है, तो देखिए 4 1 से कटेगा और 4 से कटेगा, नहीं एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो जाए, यानी कि भाई इसके अलावा ये 2 से भी तो विभाजित है 4, है ना। तो हमारी भाज्य संख्या क्या होती है? जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित हो जाए उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, और अभाज्य जैसे 2 है आपकी, 1 से विभाजित है आपकी ये, ठीक है, और 2 से, एक और स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित नहीं है, इसलिए ये क्या है? अभाज्य संख्या है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? ठीक है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है आपकी 4। ज़्यादातर स्टूडेंट इसका आंसर गलत कर देते हैं, एग्जाम में पूछा जाए तो 2 लगा देते हैं, लेकिन 2 तो भाई भाज्य संख्या ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे छोटी भाज्य संख्या है वो 4 होती है। ठीक है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। ठीक है, और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ऐसी संख्या बताइए जो सम भी है और अभाज्य भी है। तो ऐसी केवल एक ही संख्या है, 2 आपकी सम संख्या भी होती है और अभाज्य संख्या भी होती है। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन मैंने यहाँ से आपको बता दिए। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपनी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास कोई एक नंबर है 120। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? नंबर है। अब जो 120 है वो क्या है? एक भाज्य संख्या है। 120 2 से विभाजित हो जाता है, 3 से भी विभाजित हो जाता है, 4 से भी हो जाएगा, 5 से भी हो जाएगा, है ना। तो ये क्या? एक भाज्य संख्या है। अब हम इसको किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, यानी हम इसके गुणनखंड अगर करें तो देखिए 120 सबसे पहले 2 से काटते हैं हम, तो 2 से कटेगा, 2 छिंग 12 60 बार। ठीक है, उसके बाद दोबारा से 2 से कटेगा, ये 2 तिया 6 30 बार। ठीक है, फिर 30 भी 2 से कटेगा, कितनी बार? 15 दूनी 30। ठीक है, 15 3 से कट जाएगा, कितनी बार? 5 15 5 बार। ठीक है, और 5 स्वयं 5 से कटेगा, कितनी बार? 1 बार। ठीक है, तो 120 के आपके गुणनखंड क्या हुए? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे 1 2 3 बार 2 है और 3 गुणा 5। ठीक है, यानी 120 के ये क्या हो गए? गुणनखंड हो गए। अब देखिए 2 3 बार रिपीट हुआ है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3
गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, तो पहले स्टेप में क्या कहा कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यानी कि 120 को हमने क्या किया, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में क्या कर दिया, व्यक्त कर दिया। ठीक है, अब देखिए अगली लाइन क्या कहती है कि यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होते हैं। अद्वितीय का मतलब होता है यूनिक होते हैं। कैसे होते हैं, यूनिक। ठीक है, यानी अगर इसके क्रम को ना देखा जाए तो ये कैसे होंगे, अद्वितीय होंगे, यानी कि यूनिक होंगे। ठीक है, यानी अगर देखिए अगर 120 के गुणनखंड हम काटे तो हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, 5 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3, इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है ना। तो इसको अगर इसके क्रम को ना देखा जाए ना तो गुणनखंड कैसे होंगे, अद्वितीय होंगे। अद्वितीय का मतलब यूनिक, यानी उस जैसा कोई नहीं होगा। यानी 120 के गुणनखंड केवल यही होंगे, इसके अलावा कोई और गुणनखंड इसके नहीं हो सकते। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आई होगी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके कुछ अनुप्रयोगों के बारे में। तो पहला अपना है 2 या 2 से अधिक संख्याओं का HCF संख्याओं के प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल होता है। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए हमारे पास कोई भी 2 संख्याएं हैं, एक है 13 और एक, या फिर इसको थोड़ा बड़ा संख्या ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल, एक है 26 और दूसरी है 169। ठीक है, तो हमें इन दोनों संख्याओं का HCF निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए अगर मैं 26 के गुणनखंड करूं तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा 13। ठीक है, 13 दूनी 26 होता है। आप चाहें तो अभी मैंने बताया था फैक्टर काटना, उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसको लिखें तो ये होता है हमारा 13 गुणा 13, है ना। 13 से 13 में गुणा करेंगे तो 169 आता है। ठीक है, दोनों के फैक्टर काट लिए। ठीक है, अब हमें क्या देखना है कि संख्याओं के प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात, है ना, उभयनिष्ठ, यहाँ पे उभयनिष्ठ देखना है हमें सबसे पहले क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे, देखिए यहाँ पर 2 की घात 1 है और यहाँ पर 13 की घात 1 है, और इसको हम लिख सकते हैं 13 की घात कितनी, 2। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि 2 बार है। अब हमें देखना है उभयनिष्ठ सबसे छोटी घात क्या है। तो देखिए यहाँ पर 13 उभयनिष्ठ है, केवल 13 उभयनिष्ठ है, 13 उभयनिष्ठ है। ठीक है, और यहाँ पर 13 की घात 2 है और यहाँ पर 13 की घात 1 है। ठीक है, तो हमें छोटी वाली घात का गुणनफल, है ना, तो यहाँ पे जो 13 होगा वो इसका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। ठीक है, यानी कि संख्याओं के प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल HCF होता है। ठीक है, तो आई होप आपको इससे समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो अगर घातों के रूप में ना लिख के डायरेक्ट करें, जो भी उभयनिष्ठ होता है उनका गुणनफल कर दें, तब भी आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारे जो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे वो बोर्ड एग्जाम में 20 नंबर का जो MCQ क्वेश्चंस आता है उसमें आते हैं, तो हमें इतनी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं होती। हम फैक्टर काट के देख लेते हैं भाई, घातों के रूप में जो सबसे छोटी घात कॉमन होगी वो उसका क्या हो जाता है, HCF हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से हम देखते हैं 2 या 2 से अधिक संख्याओं का जो LCM होता है वो क्या होगा। तो संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे प्रत्येक उभयनिष्ठ था लेकिन यहाँ पे प्रत्येक है ना। तो यहाँ पर अगर मैं इसी की बात करूँ 26 और 169 की, तो इसके फैक्टर 2 की घात 1 गुणा 13 की घात 1, है ना, और यहाँ पर 13 की घात 2, इस तरह से है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या देखना है कि प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात, तो यहाँ देखेंगे 2 की सबसे बड़ी घात क्या है, LCM बराबर, तो 2 की सबसे बड़ी घात 1 है तो 2 की घात 1, और उसके बाद देखेंगे 13 की सबसे बड़ी घात क्या है, तो देखिए यहाँ पे 2 है, तो 13 की घात हो जाएगी कितनी, 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2 गुणा 13 का स्क्वायर होता है 169, 2 नेम 18, यहाँ पे
2 नेम 18, ठीक है, 2 छिंग 12 और 1 13 और 2 एकम 2 और 1 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका क्या, LCM, ठीक है। तो आई होप ये दोनों चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का HCF क्या होता है। तो संख्याओं के प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात, यानी उभयनिष्ठ का मतलब है कॉमन, जो दोनों में हो, है ना। अब देखिए 2 की घात यहाँ पे 1 थी, लेकिन यहाँ पे नहीं है ना, तो इसको हम नहीं लेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे उभयनिष्ठ बोल रहा है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात देखिए, अब हमें कॉमन तो देखना नहीं, उभयनिष्ठ नहीं देखना, प्रत्येक की सबसे बड़ी घात। 2 की घात 1 है सबसे ज़्यादा, 2 की घात 1 ले लिया। 13 की घात सबसे बड़ी 2 है, तो 13 की घात 2 ले ली। यहाँ पे 1 थी, यहाँ 2, ये वाला ले लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा LCM आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए इसका थर्ड नंबर का देखते हैं हम। तो थर्ड नंबर पे है, कोई भी हमारे पास 2 संख्याएँ हैं, ठीक है, कोई भी 2 संख्याएँ हैं, एक है A और एक है B, ठीक है। कोई भी 2 धनात्मक संख्याएं हमारे पास हैं तो उनका गुणनफल बराबर होता है HCF गुणा LCM के, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है ये, ठीक है, इसको याद रखना है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है HCF गुणा LCM के। इसको देखिए यहीं से हम क्या करते हैं, सिद्ध कर लेते हैं। कैसे, देखिए हमारे पास पहली संख्या यहाँ पर 26 है तो हमने ले लिया 26 गुणा, दूसरी संख्या यहाँ पर 169 है तो हमने ले लिया 169, ठीक है, बराबर होगा इन दोनों संख्याओं के HCF गुणा LCM के। तो HCF कितना आया था इनका, 13 आया था, मल्टीप्लाई, और ये कितना आया है LCM 338 आया है, 338, ठीक है। अब देखिए 26 का गुणा इसमें करेंगे और 13 का गुणा इसमें करेंगे तो आंसर जो आएगा ना वो सेम ही आएगा, ठीक है। करके देख लेते हैं। 13 अट्ठे 104, तो 104 के 4 हासिल लगेंगे 10, 13 तिया 39 और 49 हासिल लगेंगे 4, 13 तिया 39, 40 और ये हो जाएगा 43, ठीक है। अब 26 का इसमें गुणा करेंगे तो ये भी इतना ही आएगा, ठीक है। आप चाहें तो करके देख सकते हैं। 169 मल्टीप्लाई बाई 20, 6 नेम 54 हासिल 5, 6 चिंग 36 और 5 41 हासिल 4, 6 कम 6, 6 और 4 10, 2 नेम 18, 6 दूनी 12 और 1 13, 2 एकम 2 और 1 3, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा 4 9 और ये हो जाएगा 3 4, 43 94, ठीक है। यानी ये चीज़ इसके क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है। तो अगला जो अनुप्रयोग था वो ये था कि दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF गुणा LCM के बराबर होता है, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि भाई दोनों संख्याएं दे देगा, HCF दे देगा तो कहेगा LCM ज्ञात करो, LCM और दोनों संख्या दे देगा तो कहेगा HCF ज्ञात करो, है ना। तो कुल मिला के 1 2 3 4 चीज़ें हैं, 4 में से कोई सी 3 चीज़ें आपको दे देगा और चौथी चीज़ आपसे ज्ञात कराएगा, है ना। तो देखिए हो सकता है HCF LCM दे दे और पहली संख्या दे दे तो कहे दूसरी संख्या ज्ञात करो, है ना। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को क्या करना रहेगा, सॉल्व करना रहेगा, ठीक है। आगे इसके एग्जाम्पल सारे अपने लोग लगाएंगे और एक्सरसाइजेस लगाएंगे तो और भी अच्छे से इन चीज़ों को क्लियर कर लेंगे, ठीक है। और बेसिकली अपन लोग जो ये पढ़ रहे हैं ना, ये जो राहुल पब्लिकेशन की बुक है क्लास 10th मैथमेटिक्स की, उससे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी बुक है, तो इसलिए मैं उसी से करा रहा हूँ, क्योंकि जो NCERT की सबसे अच्छी तो वैसे NCERT बुक होती है, बट उसमें MCQ क्वेश्चंस वगैरह नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा कम होते हैं, तो इसलिए हम इसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इसमें सारे NCERT के भी क्वेश्चन मिल जाएंगे और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो चलिए, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी और आज के वीडियो में केवल इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल होंगे प्रश्नावली 1.1 से रिलेटेड, वो सारे उदाहरण एग्जाम्पल्स लगाएंगे और उसके बाद प्रश्नावली लगाएंगे, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में एग्जाम्पल जो होते हैं ना वो 35% या 30% हूबहू फंसते हैं, है ना। तो आपको एग्जाम्पल तो लगाना ही लगाना है, एक भी एग्जाम्पल छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।